नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे गदर 2 की। अब सनी देओल की जो गदर पहले पार्ट की पिक्चर आई थी अनिल शर्मा के निर्देशन में, उसने तो बॉक्स ऑफिस पर एक तरीके से इतिहास रच दिया था और उस फिल्म को कई दृष्टि से काफ़ी प्रशंसा मिली थी। अब ये जो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक भी जाते हैं, राकेश रोशन तो अपने बेटे के लिए अब क्रिस 4 बनाने पर भी आमादा हैं। तो कोई एक संस्करण कामयाब हो जाता है तो उसके बाद एक भेड़ चाल इधर हम बॉलीवुड में देख रहे हैं कि वो फिर 2, 3 पर भी आ जाते हैं। ये नंबर 2 है और बताते हैं कि नंबर 3 भी अनिल शर्मा बनाने का विचार रखते हैं, कुछ कारगिल वॉर के इर्द गिर्द उसे घुमाते हुए। और जो ये गदर 2 आई है, बताते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि 1971 की वॉर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो गदर 2 जिसकी काफ़ी चर्चा पिछले मैं 2-3 महीने से तो सुन रहा हूँ और इधर कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी आ रहे हैं सनी देओल के, और जाहिर है ये प्रचार का एक हिस्सा होता है। तो गदर 2 देख करके आए हैं जाने माने फिल्म समीक्षक प्रतीक बोराडे। प्रतीक जी को जोड़ करके उन्हीं से जानते हैं कि उनको ये पार्ट 2 कैसा लगा है। प्रतीक जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। प्रतीक जी ये बताइए, गदर 2 कैसी लगी आपको? सर, सबसे पहले थोड़ा सा मैं गदर 1 के बारे में भी बात करना चाहूंगा। पहली जो गदर जी। आई थी 2001 में, तो उसे हम एक सही मायने में टाइमलेस क्लासिक कह सकते हैं। अभी 2 महीने पहले जब उसको री रिलीज किया गया था, मैं थिएटर में देखने के लिए गया था। अब घर में भी मैंने कई बार देखी हुई थी, 2001 में भी मैंने थिएटर में उसे जाकर के देखा था। और उस समय जो एक्सपीरियंस था या जो आनंद उस फिल्म ने दिया था या जो भावनाएं हमारे मन में उमड़ कर आती है वो फिल्म देखकर, एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस मुझे 2 महीने पहले फिर से एक बार गदर ने दिया था। इतनी सुंदर कहानी, इतने सुंदर तरीके से लिखी गई, इतने सुंदर पात्र, हर प्रकार से इस फिल्म को हम टाइमलेस क्लासिक कह सकते हैं। और इसी कारण से दर्शकों की एक भावनाएं, इमोशंस उस फिल्म के साथ में, फिल्म के पात्रों के साथ में जुड़े हुए हैं। हालांकि दुख की बात यह है कि अभी सनी पाजी ने भी पिछले एक किसी शो में कहा था कि बॉलीवुड ने उस समय भी हमारी गदर 1 को भी कोई सपोर्ट नहीं किया था, ये सनी पाजी ने कहा। और अभी भी हम देख सकते हैं गदर 2 जब रिलीज हुई है, बॉलीवुड का पूरा इकोसिस्टम जैसे कोमा में चला गया है, हमको कुछ दिख नहीं रहा। गदर 2 की हम्म। एडवांस बुकिंग अगर आप देखेंगे, 2,80,000 टिकट बुक हुए थे फिल्म रिलीज होने से पहले, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पर पूरे इकोसिस्टम में शांति थी। कहीं पर पपेट मीडिया या इनके जो क्रिटिक्स वगैरह हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए, कोई बात नहीं कर रहा। पठान जब रिलीज हुई थी ना, उस समय तो पूरा इकोसिस्टम 2 महीने पहले से उसका पूरा प्रचार जोर शोर से उन्होंने शुरू कर दिया था। उसके रिलीज होने के 2 महीने बाद तक भी उनका पूरा पीआर मैनेजमेंट और पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था फिल्म को प्रमोट करने के लिए। क्या क्या आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, क्या क्या नहीं हो रहा था। आज हाँ। देखिए गदर 2, इस प्रकार का एडवांस बुकिंग, इस प्रकार का प्रेम जनता से मिल रहा है। मैं अभी कुछ वीडियोस देख रहा था, अनिल शर्मा जी ने उनके ट्विटर हैंडल पर शेयर किए हैं। लोग कहीं पर ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में भर भर कर लोग जा रहे हैं। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के बाहर लाइनों की लाइनें लगी हुई है। केवल सिंगल स्क्रीन नहीं, मॉल की भी मैंने वीडियो देखे, पूरे के पूरे मॉल में लोग भरे हुए हैं। ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं। पर फिर भी कहीं पर वो सेलिब्रेशन या खुशी इस इकोसिस्टम में बॉलीवुड के हमें देखने को नहीं मिल रही है। और जो हमेशा ये लोग बात करते हैं ना कि भाई ये जो बॉलीवुड का विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, इन लोगों के कारण देखिए हमारी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा, हमारे बिजनेस से कितने लोग जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लेक्स ओनर्स है, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, समोसे बेचने वाले हैं, पॉपकॉर्न बेचने वाले हैं, उनका क्या होगा वगैरह वगैरह, ये कहकर ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हालांकि सही मायने में इनके रोजगार पर, इन्होंने अपने बिजनेस पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, इन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ये खुद लोगों की भावनाओं को पैरों तले रोनने वाला कंटेंट बनाते हैं, ये खुद प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाते हैं, ये खुद वो कंटेंट बनाते हैं, ये खुद फैमिली सिस्टम, हमारे मूल्य, रीति रिवाज, संस्कार, इनका विरोध करने वाला कंटेंट बनाते हैं, देश की संस्कृति की जड़ें काटने वाला कंटेंट बनाते हैं।
आतंकवाद का जस्टिफिकेशन देने वाला कंटेंट बनाते हैं, नक्सलियों का महिमा मंडन करते हैं। प्रोपेगेंडा तो ये खुद बनाते हैं, खुद उन्होंने अपने बिजनेस के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो रोजगार की चिंता अगर इनको है तो उसके लिए दोषी भी यही लोग हैं, या लोगों को क्रिटिसाइज करने का भी अधिकार नहीं है। पर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमेशा रोजगार वगैरह की बातें करते हैं। आज गदर 2 जब इतना बढ़िया कलेक्शन कर रही है, पहले दिन फिल्म ने 40 करोड़ का केवल नेट कलेक्शन किया है। ग्रॉस कलेक्शन ऑब्वियसली 50 करोड़ के आसपास का होगा, और अगले दिन फिल्म और करीब 45 करोड़ के पास आसपास नेट कलेक्शन करने वाली है। मतलब 2 दिनों में अगर ग्रॉस कलेक्शन पकड़ ले तो 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन फिल्म 2 दिनों में केवल कर लेगी, और अपने बजट से ज्यादा, मतलब बजट रिकवर कर लेगी 2 दिनों में ही फिल्म। केवल 80 से 100 करोड़ इसका बिजनेस है, बजट जी है। जी पर आप जी। देखिए, कहीं पर अब इनको रोजी रोटी की या वो सेलिब्रेट करे फिल्म को, इसकी चिंता नहीं हो रही। तो ये हिपोक्रेसी बॉलीवुड की दिखाती है। और फिल्म मुझे कैसी लगी उसकी बात करें तो देखिए, फिल्म की शुरुआत में जो एक बेस उन्होंने क्रिएट किया है कि इतने अभी 17 वर्षों के बाद में जो फिल्म स्थित है, उस समय क्या क्या परिस्थितियां है, सनी पाजी क्या कर रहे हैं, उनकी पूरी जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक्स आदि होती है उनकी, कुछ यूनियन के वो लीडर वगैरह जैसे बने हुए हैं अभी, और इंडियन आर्मी भी उनका में भी उनका काफी सम्मान का स्थान है। और इसके साथ में उनकी जो पत्नी है वो घर परिवार में ही है, अभी संभालते हैं। काफी अच्छा उनके बीच में प्रेम अभी भी है। उनका जो बेटा है वो मजाक मस्ती कर रहा है, एक्टिंग में उसको जाने की इच्छा है। इस प्रकार का एक बेस उन्होंने फिल्म की शुरुआत में क्रिएट किया है, जी जी जो जी। कुछ बहुत ज्यादा एंगेजिंग या इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, पर हल्का फुल्का एक फैमिली ड्रामा उन्होंने फिल्म की शुरुआत में दिखाया है। उसके बाद में जो ट्विस्ट आता है, अब यहाँ पे मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, तो ट्विस्ट जी आता है। और जो जीते हैं सनी पाजी के पात्र का बेटा, वो उसे पाकिस्तान जाना पड़ता है। पाकिस्तान जाने के बाद में उसकी जो एक प्रेम कहानी उन्होंने दिखाई है समृत कौर नाम की एक्ट्रेस के साथ में, उसके पात्र के साथ में, वो प्रेम कहानी वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था। उस वहाँ जो एक सॉन्ग है वो भी मुझे पसंद आया। उसके बाद में फिर फिल्म आगे प्रोग्रेस की जाती है। सनी पाजी भी अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, जो हमने ट्रेलर में भी देखा। अब देखिए, कहानी में कुछ बहुत ट्विस्ट और टर्न्स नहीं है, या बिल्कुल ही कुछ बहुत एंगेजिंग हो, या हम बिल्कुल सीट से चिपक कर बैठ जाए, ऐसी फिल्म नहीं है। एक हल्की फुल्की फैमिली ड्रामा, और थोड़ा और काफी सारा मसाला एक्शन फिल्म में है। तो जो जी जी। सामान्य जनता फिल्म देखने के लिए जाएगी वो निराश तो नहीं होगी। बिल्कुल उनको फिल्म पसंद आएगी, और एक बार बिल्कुल आप फिल्म देख सकते हैं। बस कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस फिल्म से मत रखना। और टेक्निकली बिल्कुल फिल्म और बेटर हो सकती थी, डायरेक्शन और बेटर हो सकता था, कहानी भी थोड़ी बेटर हो सकती थी, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर टेक्निकल बातों को थोड़ा सा साइड में रखकर भावनाओं की दृष्टि से ही विचार करना ज्यादा योग्य होता है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान प्रेम वाली फिल्में बनती है, वोक एजेंडा वाली फिल्में बनती है, परिवार तोड़ने के मैसेज वाली फिल्में बनती है। इतने भयानक एजेंडाज की अपेक्षा ये एक हल्की फुल्की मसाला एक्शन फिल्म बिल्कुल, इसको प्रेफरेंस देना ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछूंगा जो शुरू में आपने कहा था। तो क्या कहीं आपको लगता है कि सनी देओल या कुल मिलाकर के देओल फैमिली के साथ फिल्म इंडस्ट्री ने अनजस्टिस किया है कहीं ना कहीं? मैं धर्मेंद्र की बात तो नहीं करूंगा, धर्मेंद्र को तो पूरा मान सम्मान, शोहरत और भरपूर फिल्में और भरपूर प्यार मिला है फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का। पर जो उनकी संतान हैं दोनों, उनके साथ कहीं अनजस्टिस हुआ है? दोनों के साथ तो नहीं कहूंगा। बॉबी देओल को तो अभी काफी सर पर लेकर नाच रहे हैं ये लोग, क्योंकि अभी उसने आश्रम जैसी वेब सीरीज में काम किया, और भी कुछ वामपंथी प्रोपेगेंडा में वो काम कर रहे हैं। एक लव जिहाद के क्राइम्स को व्हाइट वॉश करने वाली भी फिल्म आई थी शायद, जितना मुझे याद आ रहा है लव टुडे शायद उसका नाम है। उसमें भी बॉबी देओल ने काम किया है। तो वो काफी प्रोपेगेंडा कंटेंट में काम कर रहे हैं, तो अभी वो बॉबी देओल को सर पर लेकर नाच रहे हैं बॉलीवुड वाले। पर सनी पाजी की बात करें तो, एक मिनट, अभी फोन, हाँ। तो सनी पाजी की अगर हम बात करें तो वे ऑब्वियसली उनको इस पूरे बॉलीवुड की लॉबी ने, इकोसिस्टम ने उनको इग्नोर किया है। विशेषतः गदर के बाद में ही अगर हम देखें, बॉर्डर और गदर के बाद में, आप देखिए गदर इतनी सक्सेसफुल रही थी 2001 में ये फिल्म। और उसके बाद में आपने देखा कि सनी पाजी को इस इंडस्ट्री ने, बड़े बड़े जो प्रोडक्शन हाउस हैं, वो उन्हें साइन कर रहे हो, अपने साथ में ले रहे हो, ये हमने बिल्कुल नहीं देखा। 2004 के बाद में जैसे ही यूपीए की सरकार आई, उसके बाद में इस इंडस्ट्री ने अपना पूरा अपने असली रूप में आ गए। उसके बाद में इन्होंने चुन चुन कर जो नेशनलिस्ट विचारधारा के जो फिल्म मेकर्स है या एक्टर्स हैं, उनको चुन चुन कर साइड किया, उनको हटाया, उनको काम मिलना बंद हो गया, या फिर उनकी फिल्में चलना ही, वो कुछ ज्यादा ऐसा बड़ा बजट, बड़े बड़े प्रोडक्शन सामने आना ही बंद हो गया। तो वो लीक से ही वो एकदम से हट गए।
और साथ में ही फिर उसी समय 2004 के बाद में भारत को इस्लामोफोबिक दिखाने वाली और बहुत सारी विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडन करने वाली जोधा अकबर जैसी फिल्में, या पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जैसी जो हैदर वगैरह ऐसी फिल्में, पीके वगैरह, ये सब 2004 से 14 के बीच में ऐसा काफी सारा कंटेंट हमने देखा। 2014 के बाद में तो और ज्यादा बड़ा है कि वो कंटेंट, वो एक अलग बात है। पर ये कुल मिलाकर आपने जो कहा कि अन्याय तो हुआ है बिल्कुल, और वो मेरे अनुसार गदर ये जैसी जो फिल्में हैं या उनका जो कंटेंट सिलेक्शन वो जो करते हैं सनी पाजी, उस कारण से ही ये सब बॉलीवुड की लॉबी, वो ऑब्वियसली जो इनका मेन इकोसिस्टम है या जो मेन लॉबी है, वो अपने अपने स्टार किड्स को ही सामने लाते हैं, उनको ही प्रमोट करते हैं। अब उत्कर्ष शर्मा जी की अगर हम बात करें, अनिल शर्मा जी, उनकी इतनी सक्सेसफुल फिल्म रही गदर, और उसके बाद में कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उनको हायर किया हो, लिया हो, ये हमने नहीं देखा। 2004 के बाद में तो वो गायब ही हो गए थे। कुछ इक्का दुक्का शायद फिल्में आई होंगी, और फिर अभी कहीं जाकर वो फिर से वो थोड़ा फिल्में वगैरह वो अभी गदर 2 उनकी आई है। और उनके बेटे के साथ भी कैसा अन्याय हुआ आप देखिए। उत्कर्ष शर्मा, अभी 4 साल पहले उनकी जीनियस नाम की फिल्म आई थी। टेक्निकली अच्छी नहीं बनी हुई थी, मैं कोई उसको अच्छा नहीं कहूंगा, पर थीम अच्छी थी, भावना अच्छी थी। उसमें हमारे वेद और संस्कृति का बहुत महिमा मंडन भी किया गया था एक सीन में। वो सीन काफी वायरल भी हुआ था, कॉलेज का सीन है। उत्कर्ष शर्मा उसमें वेदों का, हमारी संस्कृति का, उपनिषदों का महिमा मंडन कर रहे हैं। पर मैं आप अगर देखेंगे वो फिल्म, उसका इस इंडस्ट्री के किसी क्रिटिक ने रिव्यू तक नहीं किया था। आप अभी भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, किसी क्रिटिक ने उसका रिव्यू नहीं किया था जो इकोसिस्टम से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। केवल मैंने एक रिव्यू किया था। तो उनके लिए तो उत्कर्ष शर्मा वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, जैसे वो फिल्म उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। चलो उतनी बढ़िया नहीं थी टेक्निकली, पर आपका तो काम है ना रिव्यू करना। पर उनके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करते। और अभी भी अगर आप देखेंगे, उत्कर्ष शर्मा की एक दूसरी फिल्म आ रही है गदर 2, ये दूसरी फिल्म है उनकी। अभी भी इनके जो एलिट क्रिटिक्स है वो उनको टारगेट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई उसको हमारे गले के नीचे जबरदस्ती ठूसा जा रहा है। जबकि अर्जुन कपूर हो या जानवी कपूर हो, उनको क्या एक्टिंग आती है हम सबको पता है। कहीं पर भी चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, फिर भी उनको फिल्मों पर फिल्में मिलती जाती है। पर उनके बारे में ये इकोसिस्टम, इनके एलिट क्रिटिक्स कहते हैं कि हाँ हाँ, इनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो रहा है, हाँ, इस फिल्म में काफी बढ़िया काम किया। तो किस प्रकार की मानसिक गुलामी और चाटुकारिता ये अपने अपने लॉबी के लोगों की करते हैं। और दूसरा कोई एक्टर उत्कर्ष शर्मा जैसा, उसको केवल दूसरी फिल्म मिलती है, वो भी अपने ही पिता के प्रोडक्शन हाउस में, तो भी ये कहते हैं कि भाई हमारे गले के नीचे चूसा जा रहा है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। ऑब्वियसली जानवी कपूर या अर्जुन कपूर की अपेक्षा तो सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़िया ही परफॉर्मेंस था उत्कर्ष शर्मा का इस फिल्म में। बिल्कुल सही बात है। ये द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगेंडा फिल्म बताने वाले लोगों को जवाब देने के लिए मुझे लगता है कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, जो मैंने सुना है, मैं देखी तो नहीं है, कि कोई सीरीज लेकर के आए हैं जो पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है और प्रमाणों के साथ उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बारे में जी भी सर। बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, कहीं पर भी चर्चा नहीं। और मैंने मैंने खुद भी नहीं देखा अभी, क्योंकि मैं अनुष्ठान करने के लिए गया हुआ था पिछले 10 दिन में, बाहर ही था, 10-11 दिन। तो परसों ही मैं आया, और उसके बाद से ही अभी 2 फिल्में, इनके ऊपर वीडियोस बनाना मैं भी बिजी हूँ। अभी कल कल ही वो भी वेब सीरीज रिलीज हुई है Z5 पर, जी जी। द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, ऐसा उसका नाम है जितना मुझे याद आ रहा है। तो मैं उसको देखूंगा अभी, आज या कल जब भी मुझे समय मिलता है मैं अवश्य उसको देखूंगा। पर आप देखिए इकोसिस्टम में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। और विवेक अग्निहोत्री जी ने तो जब द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी उसी समय बता दिया था कि हमने बहुत सारे इंटरव्यूज शूट किए हुए हैं, और हम उनको एक वेब सीरीज के थ्रू माध्यम से सामने लेकर के आएंगे। और अभी वो लेकर के आए हैं, पर देखिए कहीं पर भी इंडस्ट्री में चर्चा नहीं है। मतलब आप देखिए, इतनी आलोचना बॉलीवुड की पिछले 2-3 वर्षों से लगातार बॉलीवुड की आलोचना हो रही है, पर कहीं पर भी उनका सुधरने का नाम हमें देखने को नहीं मिलता। अभी भी वो अपने ही एजेंडा पर कायम है, अपने ही प्रोपेगेंडा पर कायम है। और आज भी आप देख लीजिए, चाहे ओटीटी पर रिलीज होने वाला कंटेंट हो या थिएटर में रिलीज होने वाला कंटेंट हो, ये वही प्रोपेगेंडा पर प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाते जा रहे हैं। गदर 2 के बॉक्स ऑफिस की बात करें और संभावनाओं की बात करें, तो आपको क्या लगता है, अगर ये इन 3 दिनों में ही 100 करोड़ पार करने वाले हैं, तो ये कहाँ जा करके रुकेगी ये फिल्म? सर मुझे लगता है कि 200 करोड़ तक तो फिल्म आराम से कमा लेगी। हो सकता है कि उससे भी आगे चली जाए। पर अभी 3 दिन नहीं, 2 दिन में ही 100 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि आज का 40 करोड़ है नेट कलेक्शन, और कल का और आज का 45 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन है। मतलब आएगा ऐसी संभावना है। और ग्रॉस कलेक्शन अगर हम दोनों का पकड़े तो पहले दिन का 50 करोड़ के आसपास आएगा, और दूसरे दिन का लगभग 52-55 करोड़ के आसपास में आएगा। तो ऑब्वियसली 100 या 110 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन 2 दिन में हो जाएगा फिल्म का।
तीसरे दिन का तो 45 या 50 करोड़ के आसपास तक नेट कलेक्शन जा सकता है। तो 150 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो फिल्म का 3 दिनों में ही हो जाएगा। और बाकी वीक डेज पर अगर फिल्म 10-10 करोड़ भी कमाती है तो भी, या 10 करोड़, या जो भी डबल डिजिट में रहती है थोड़ा बहुत उसके आसपास अगर कमाती है, तो ऑब्वियसली 40-50 करोड़ तो वीक डेज में आ जाएंगे। 200 करोड़ तो पहले हफ्ते ही फिल्म कमा लेगी। और फिर अगले हफ्ते भी आराम से मुझे लगता है कि 70-80 करोड़ या 100 करोड़ भी आ सकते हैं। तो 250 करोड़ तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी गए हैं, आराम से फिल्म उतना तो कमा लेगी। मतलब हम ये मान करके चलें, अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कंटेंट है, फिल्म है, डायलॉग्स आए, तो उसको जो आम बॉलीवुडिया जिसको आप कहते हैं, और जो उनके सपोर्टर भी हैं मीडिया में भी, वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ये तो अभी कुछ वर्ष पहले तक तो पाकिस्तानी एक्टर्स को लेकर के, वहां के कलाकारों को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को ले लेकर काम कर रहे थे, जैसे कि भारत में इतनी बड़ी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में टैलेंट ही नहीं बचा था। ये तो पाकिस्तानी ये वो लोगों को आकर आपने इंडस्ट्री में जगह बना रहे थे, उनको फंड कर रहे थे ये लोग। और ये यहाँ तक कि सनी देओल, उनकी जो बॉर्डर, गदर आदि जो फिल्में आई है, उसको लेकर महेश भट्ट का एक इंटरव्यू है पाकिस्तानी न्यूज चैनल के साथ में, वो मैंने पिछली बार मेरे एक वीडियो में दिखाया भी था वो इंटरव्यू। उसमें पाकिस्तानी जो एंकर है वो महेश भट्ट से कह रहा है कि देखो सनी देओल वगैरह आपके इनके जैसे जो एक्टर है वो पाकिस्तान के बारे में कितनी गलत बातें करते हैं, वगैरह वगैरह। तो महेश भट्ट क्या कह रहे हैं, ये वो अटल जी की सरकार आई थी ना, बीजेपी वालों की, राष्ट्रवादियों की, तो उस कारण से उस समय ये इस प्रकार का कुछ कंटेंट बना था। तो ये उस प्रकार ओहो। से वो इग्नोर कर देते हैं पूरा, वो जैसे एग्जिस्ट नहीं करते राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट कंटेंट, या पाकिस्तान को कहीं पर आलोचना हो, क्रिटिसाइज हो। इसी कारण से जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के जेनोसाइड को भी कभी भी अपने फिल्मों में स्थान नहीं दिया। 1990 के बाद से 30 वर्षों तक, जब तक द कश्मीर फाइल्स आई, उस समय तक भी कहीं पर भी कश्मीर के ऊपर इतनी फिल्में बनी है, पर इन्होंने आतंकवाद को हमेशा जस्टिफाई किया, पत्थरबाजों को जस्टिफाई किया, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को ही आगे बढ़ाया, चाहे वो शौर्य जैसी फिल्म हो या फिर हैदर जैसी फिल्में हो। मतलब कश्मीर के मुद्दे पर ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सामने रखते हैं। ये बॉलीवुड अपने भारत में रहकर यहाँ कमाता है, और वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सामने रखता है कि भाई इंडियन आर्मी कश्मीर में अत्याचार करती है, और इस ये कहकर वो आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं। तो ये तो इनकी मानसिकता रही है हमेशा से ही पाकिस्तान के सपोर्ट में, या जो इनका इकोसिस्टम है, लॉबी है, फंडिंग कहिए, जो मानसिकता है, वोक माइंडसेट कहिए, कि भाई सो कॉल्ड माइनॉरिटी अपीजमेंट या मेजोरिटी पॉलिटिक्स छाती कूटना। पर ये बातें भूल जाते हैं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस ये पढ़ते हैं, सो कॉल्ड मेजोरिटी पॉलिटिक्स के नाम से छाती कूटते हैं। भाई भारत का इतिहास और वेस्ट का इतिहास अलग रहा है। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। इस देश के बहुसंख्यक के नाम से आप जो छाती कूटते हैं, यहाँ पर हिंदुओं ने ना कभी किसी को कन्वर्ट किया। इस देश ने अपने हजारों वर्षों के इतिहास में ना किसी पर कभी आक्रमण किया, ना किसी की जमीन हमने लूटी, ना कभी किसी को कन्वर्ट किया। उल्टा पूरे विश्व में जिन पर भी अन्याय अत्याचार हुए, उन्हें हमने भारत में शरण दी, चाहे वो यहूदी हो या पारसी हो। ये हमारा इतिहास है। और आज भी पूरे विश्व में सभी प्रकार के माइनॉरिटीज किसी देश में सबसे सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी रहे हो, तो वो केवल भारत है। तो ये भारत को वो इस प्रकार से नहीं देखते। वो कुछ वेस्टर्न पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं तो उनका एक बेस बन जाता है कि हमें मेजोरिटी पॉलिटिक्स से छाती कूटनी है और माइनॉरिटी के हक की बात करनी है। तो कुछ लोग तो उस भावना से ये सब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फंडिंग के कारण करते होंगे, कुछ लोग जानबूझकर वामपंथी एजेंडा के कारण करते होंगे। बहुत सारी इसके पीछे फैक्टर्स हैं, ये मानसिकता होने के पीछे कि ये पाकिस्तान का सपोर्ट क्यों करते हैं। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और गदर 2 पर विस्तृत जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद।